नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही, 120 से अधिक लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा भारत, हर संभव मदद को तैयार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चढ़ने लगा चुनावी प्रचार का रंग। आज दुर्ग और रतलाम में पीएम मोदी करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी भी जगदलपुर और खरसिया में संभालेंगे प्रचार अभियान की कमान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज जनसभा और रथ यात्रा करेंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रीवा और सिमरिया समेत कई क्षेत्रों में करेंगे रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस का करेंगे चुनाव प्रचार। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल खेल रहे हैं भूपेश बघेल। स्मृति ईरानी ने महादेव बैटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा आरोपों का जवाब दें भूपेश बघेल। लगातार जहरीली धुंध की मोटी परत में डूबी राजधानी दिल्ली, गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहर भी प्रदूषण की चपेट में। और इजरायल ने अस्थायी संघर्ष विराम की अपील ठुकराई, कहा पहले अगवा किए गए इजरायली नागरिकों को लौटाए हमास। और टीम इंडिया में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर, प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में मिली जगह। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और जो दुखद खबर आई नेपाल से, उसको लेकर हम आपको जानकारी दे दें कि नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। ताजा खबर के मुताबिक 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो जलजला आया उसका नतीजा क्या कुछ रहा। और इस भूकंप के कारण 150 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम, पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। यहां कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। जान माल का काफी नुकसान भी हुआ है। मलबे में अब भी कई लोग दबे हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के मुताबिक अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान की भी खबरें हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामिनडाडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। और इस भूकंप का असर हम जानते हैं कि किस तरह से भारत के कई शहरों में भी इसका असर देखा गया, लोगों ने महसूस किया। और इस सब के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जाजरकोट में भूकंप प्रभावित इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं। उन्होंने वहां भूकंप से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। उनके साथ स्वास्थ्य कर्मियों का एक दल भी है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए हैं। और वहां के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने स्थिति का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य की एक टीम, बड़ी टीम वहां पे गई है तमाम राहत सामग्री के साथ, मेडिकल उपकरणों के साथ, कि जो लोग घायल हुए हैं उनका उचित उपचार किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। 120 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप कल रात, और नेपाल का पड़ोसी देश हिंदुस्तान, भारत और भारत में भी उस झटके को महसूस किया गया। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने कहा है कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और अब बात चुनावी राज्यों की।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रचार का रंग गहराने लगा है। आज पीएम मोदी दोनों राज्यों में चुनावी माहौल को और भी गर्म करेंगे। उनकी पहली रैली छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगी अब से कुछ ही देर के बाद। दुर्ग वो इलाका है जो मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और कांग्रेस का गढ़ कहलाता है। पाटन से वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अपने भतीजे विजय बघेल से मुकाबला है। दुर्ग के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां वो दोपहर करीब 3:15 बजे रतलाम में उनकी जनसभा होगी। रतलाम जिले की विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन बागी नेताओं ने दोनों ही पार्टी के समीकरण कुछ हद तक बिगाड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे। तो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। और यहाँ पे जो दिग्गज नेता हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, उन्होंने लगातार वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में पीएम मोदी दुर्ग में होंगे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होंगे और उसके बाद वो फिर मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, रतलाम में, और वहाँ दोनों ही राज्यों में चुनावी रैली और जनसमूह को संबोधित करेंगे। और छत्तीसगढ़ में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार का, करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि महादेव ऐप के प्रोमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 538 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। और स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है। 450 करोड़ रुपए अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने। और इस सब के बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए जो प्लान तैयार किया है वो आज जमीन पर नजर आने वाली है। एक तरफ पीएम मोदी रतलाम में रैली करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी चुनावी रथ पर सवार होकर बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश में होंगे। आज अमित शाह ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाएं और 2 रोड शो भी करेंगे। और चुनावी राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बालाघाट और डिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट कुक्षी से रैली शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ 70 से ज्यादा चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेता अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी भी चुनावी रैलियां करेंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है।
छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करके प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी व 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया। इसका एक मुश्त भुगतान किसानों को किया जाएगा। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल के आधार पर भर्ती की जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के हर घर में नल से निर्मल जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 प्रति मानक बोरों में किया जाएगा। अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4500 रुपए का बोनस भी बीजेपी की सरकार देगी। चरण पादुका योजना को फिर से चालू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन हेतु रामलला दर्शन योजना बनाई जाएगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए की सालाना मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 500 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेंगे। आयुष्मान भारत योजना, इसके साथ 10 लाख रुपए तक हेल्थ स्कीम दी जाएगी। नया गैस कनेक्शन 500 रुपए में दिया जाएगा। हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स को बस की सुविधा दी जाएगी। एम्स के दर्ज हर संभाग सिम्स बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। भाजपा नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल में कानून व्यवस्था में कांग्रेस सरकार फिसड्डी साबित हुई है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य थे, उन्हें नाकाम करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। भाजपा नेता अमित शाह ने भूपेश बघेल पर फर्जी और झूठे तरीके अपनाकर जनता को धोखा देकर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। राज्य में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। हालांकि आपने भी 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में धान खरीदी को 2700 रुपये से बढ़ाकर 3100 रुपये करने का फैसला लिया है। वहीं तेंदुपत्ता के साथ काम कर रहे किसानों को भी 5500 रुपये प्रति बोरा देने की घोषणा की है। और बात जहां तक आधी आबादी की हो, तो इस घोषणा पत्र में महिलाओं और आदिवासियों के लिए भी कई घोषणाएं हैं। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब बात करेंगे प्रदूषण की। देखिए, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ही गंभीर श्रेणी में लगातार
बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज एयर क्वालिटी सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। इस पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार समेत तमाम लोग उपाय कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली एक तरह से गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में कई जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने तिरुवन्नामलाई में तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलू से जुड़े कई जगहों पर छापेमारी की है। वहीं करूर में पूर्व डीएम के सचिव वासुकी मुरुगेसन की बहन पद्मा के आवास पर तलाशी जारी है। गांधीपुरम में फाइनेंसर सुरेश के कार्यालय और केवीपी नगर में उनके आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। यू कियांग नोंगबा मेघालय के एक क्रांतिकारी वीर थे। पिछले दिनों पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अंग्रेजी दास्ता से जयंतिया पहाड़ी की मुक्ति के लिए बलिदान हुए इस अमर बलिदानी को याद किया था। सन 1857 में देश की आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजों की दास्ता के खिलाफ विद्रोह की जो चिंगारी लगाई, उसने देश के हर कोने में लोगों को आजादी की अलख जगाने की प्रेरणा दी। ऐसी ही प्रेरणा से लबरेज मेघालय के जैंतिया पहाड़ियों में क्रांतिकारी यू कियांग नोंगबा ने 1857 में ब्रिटिश आक्रमण को चुनौती दी थी। बताया जाता है कि यू कियांग नोंगबा ने स्थानीय लोगों को शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करने के लिए सिंटू के सियार नदी के तट पर इकट्ठा किया था। अंग्रेजों के लिए नोंगबा एक विद्रोही नेता थे जिन्हें कुचलने की जरूरत थी, लेकिन अंग्रेज उनके नाम के अलावा शायद ही कुछ जानते थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में पूर्वोत्तर के इस क्रांतिकारी आदिवासी नायक यू कियांग नोंगबा का जिक्र किया। यूवो कियांग नोंगबा नाम का एक युवक बहादुरी से शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ। अपने साहस और दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने की इच्छा के लिए जाने जाने वाले वह अपने समुदाय के लिए ताकत का प्रतीक बन गए। सेन रायत जोवाई के अध्यक्ष एस्तोई और कियांग नोंगबा सियात खानम मेमोरियल सोसाइटी जोवाई के अध्यक्ष चिबोर नाजियार ने नोंगबा को पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वीकार करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। यू कियांग नोंगबा को 27 दिसंबर 1862 को गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तोई ने यह भी साझा किया कि यूवो कियांग नोंगबा के अवशेष मूली कसु में संरक्षित किए गए थे, जो उनके सम्मान के लिए समर्पित स्थान है। कियांग नोंगबा स्मारक मेघालय के जैंतिया हिल्स जिले में मिंटडू नदी के तट पर स्थित है। विशिष्ट जैतिया डिजाइन की यह खूबसूरत मीनार जैसी संरचना जैतिया जनजात द्वारा बनाई गई थी। कियांग नोंगबा सियात खानम मेमोरियल सोसाइटी के सदस्य रिकोमा और लालू ने कियांग के सिद्धांतों और अंग्रेजों के खिलाफ उनके प्रतिरोध के कारणों के बारे में जानकारी प्रदान की। उनकी विरासत को याद करने के लिए सोसाइटी का नाम उनके नाम पर रखा गया था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1835 में अंग्रेजों ने जैतिया पहाड़ी पर कब्जा किया था। उस वक्त यू कियांग नोंगबा की आयु बहुत छोटी थी। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के विरुद्ध स्थानीय लोगों में खासा रोष था। 1860 ईस्वी में जैतिया हिल्स में हाउस टैक्स लगाने से स्थानीय लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा अपने उफान पर पहुंच गया। तब नोंगबा ने इस गुस्से को संगठित प्रतिरोध का आधार बनाकर अंग्रेजों पर छापेमार हमले शुरू किए। उनके नेतृत्व में जल्द ही स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर हमला किया और थाने को आग लगा दी और सारे हथियार लूट लिए। नोंगबा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर जैतिया पहाड़ियों में सैन्य अभियान चलाया। मुखबिरी के आधार पर 27 दिसंबर 1862 को अंग्रेज सेना को उन्हें पकड़ने में सफलता मिल गई। नोंगबा का अपने लोगों के बीच दैवीय प्रभाव था, इसलिए अंग्रेज आनन फानन में उनसे छुटकारा चाहते थे। यही वजह थी कि महज 3 दिनों में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। जीवन की अंतिम सांस तक यू कियांग नोंगबा अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ संघर्ष करते रहे। सारंग पोफले की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिलोंग। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बढ़ेंगे आगे। कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी मिशन ने महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश की है। दरअसल बाजार में 54 अनोखी दुकानें देखी जा सकती हैं। इसमें 27 दुकानों पर देश के अलग अलग राज्यों के लजीज व्यंजन यहां आने वाले लोगों को काफी लुभा रहे हैं। इस महिला बाजार को बेलगावी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। और क्या कुछ खासियत है इस अनोखे बाजार की, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बेलगावी में एक महिला बाजार तैयार किया गया है। यहाँ पर करीब 54 दुकानें देखी जा सकती हैं। क्या खासियत है इन 54 दुकानों की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत, जो मैनेजर हैं यहाँ के। अभिजीत जी, किस तरह की दुकानें हैं ये? सर यहाँ पे फूड स्ट्रीट है और उसके अलावा महिला बाज़ार है। महिला बाज़ार यानी कि जो महिलाओं की जो डेली लगने वाली वस्तुएं हैं तो उनका यहाँ पे बिक्री होती है, उनके शॉप्स है। किस तरह से अंतर होता है इन दुकानों के अंदर और स्मार्ट सिटी के तहत किस तरह से देखते हैं? स्मार्ट सिटी की तरफ से देखा तो हम लोगों ने एक स्मार्ट आइडिया यहाँ पे जो सोचा है कि हमारे विधायक जी ने एक यहाँ पे आइडिया दिया कि हर शॉप में जो भी है तो एक शॉप में जो मिलता है वो दूसरे शॉप में नहीं मिलना चाहिए। वैसे एक प्रोडक्ट वाइज मोनोपोली बोलते हैं ना, तो कंपटीशन अगर होना है तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इसमें महिला उद्यमियों के लिए कुल कितनी दुकानें हैं और इसके अलावा खाने पीने की बात की जाए तो उनकी कितनी दुकानें हैं? सारी जो भी 54 दुकानें 54 शॉप्स सारे महिलाओं के लिए ही है, तो उनके लिए अलॉटमेंट किया हुआ है। तो उसमें से 27 शॉप जो है वो फूड सेल करते हैं और बाकी के जो है वो स्टेशनरी बोलो या गारमेंट्स है या कोई भी कॉस्मेटिक्स है, ऐसे अलग अलग दुकान है। यहाँ कुछ महिला उद्यमी भी हैं, उनसे बात करते हैं जो दुकान चला रही हैं। हम महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिला है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें भी करने के लिए। सुप्रिया भी यहाँ पर बुटीक चलाती हैं, बात करते हैं। वुमन बिजनेस करने वाले को तो बहुत ही अच्छा है। इधर हमारा शॉप पहले बाहर था, अंदर के बाजू, इधर आने के बाद अच्छा है। कस्टमर भी ज़्यादा है और पब्लिसिटी भी ज़्यादा होगी। इधर खाने के लिए आते हैं, वो शॉपिंग के लिए भी आते हैं, और शॉपिंग के लिए आते हैं, वो खाने के लिए भी जाते हैं। इस बाजार में खाने पीने की कुल 27 दुकानें देखी जा सकती हैं। क्या क्या खासियत है जानते हैं अभिजीत, क्या क्या खासियत है? सर यहाँ पे 27 दुकान में जो है हर स्टेट में जो अलग अलग स्पेशल प्रोडक्ट्स है वो सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाने की कोशिश की है सर। अभी ये दुकान दे सकते हैं, बेन्ने डोसा दरबार इस दुकान का नाम है। तो ये जो डोसा बना है ये बेन्ने डोसा है, तो इसमें डोसा और पूरा मक्खन, प्योर मक्खन है, नॉन सॉल्टेड मक्खन। उसका ये यहाँ पे कर्नाटका का दावणगेरे नाम का एक शहर है, वहाँ का स्पेशल डिश है, तो वो चीज़ यहाँ पे बिकते हैं सर। यहाँ जोधपुर वाला की भी दुकान देखी जा सकती है, जहाँ पर राजस्थान के लजीज व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या है यहाँ पर भैया? फाफड़ा जलेबी है, जलेबी रबड़ी है, दाल पकवान है, चंद्रकाला है, रबड़ी जामुन है, कलाकंद है, ये फाफड़ा जलेबी है, मूंग दाल हलवा है, ये भालूशाही है, गुजिया है, मावा कचौरी है। मौजूद हैं बेलगावी की आले पाक दुकान पर। क्या है आपके यहाँ खास? मेरे पास खास वो तो पोहा अलीपाक है, बेलगाम की सबसे प्रसिद्ध अलीपाक है, उसके साथ जूस का पीना चाहिए। तो अलीपाक मतलब क्या होता है, ये जो बेलगाम में चुरमुरा होता है और औलोकी होता है, औलोकी में हमने पूरा मसाला डाल के और शेंगा में पूरा मसाला के हम उसका फेमस बनाते हैं और इस बस बेलगाम में सबसे प्रसिद्ध अलीपाक है। रुसाली भी यहाँ पर सैंडविच लेकर आई हैं। महिला जो रहती है घर में जो पका सकती है वो बाहर भी कर सकती है, वो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर ने हमको दिया है। और एक बात खासियत इसमें है, यहाँ पे जो भी स्टॉल है रिपीट कौन सा भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं स्मार्ट सिटी की एमडी साइदा आफरीन मैम। खाऊ खट्टा में काफ़ी लोग पहुँच रहे थे, दुकानदार भी काफ़ी उत्साहित थे। किस तरह से प्लानिंग करके वो बनाया गया? खाऊ खट्टा बेसिकली फॉर लोकल ब्रांड्स ऑफ फूड सर। तो लोकल ब्रांड्स ऑफ फूड्स को एक ये देने के लिए वहाँ पे अलग अलग शॉप्स बनाई हुई हैं सर। जब हम लोग इंदौर को गए थे, हमने वहाँ पे 56 भोग करके वहाँ पे हमने विज़िट किया था सर, स्मार्ट सिटी का अवार्ड लेने के लिए। तो जो 56 भोग का आइडिया है उससे 10 टाइम्स बेटर हमारा महिला मार्केट का हमारा प्रोजेक्ट है। आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो बेलगावी की इस मार्केट में आना ना भूलें। यहाँ ना केवल अलग अलग राज्यों के व्यंजन खाने के लिए मिल सकते हैं, वहीं आप यहाँ पर बहुत सी खरीदारी करके भी जा सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, बेलगावी, कर्नाटक।
तो गिरीश निशाना की इस रिपोर्ट को देख के वाकई मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कि मैं भी काश यहाँ जा पाता और इस लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा पाता। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।